हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ इसका विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर कोविड 19 के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार किया है। क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी पेपर है ये। इसमें वॉल्यूम 1 मैंने पहले वीडियो को अपलोड कर दिया था। अगर नहीं डाला हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल रहा हूँ और उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उसकी वीडियो में आज डाल रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल जय जिनेंद्र। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि पहले के चार क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 4 तक थे घातक, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका 5 से क्वेश्चन से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल 1। इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो उनको आप 1/x-1 और 1/y-2, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह की फॉर्म का, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ए और बी अलग से माने फिर उसके बाद सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए 5a प्लस बी इक्वल टू 6a माइनस 3b इक्वल 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5a प्लस बी इक्वल टू 6a माइनस 3b इक्वल 1 है। हम देखिए 1/x-1 और 1/y-2 को हमने a माना। दोनों तरफ यही सिचुएशन है, 6/a-1 माइनस 3/b/-2। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाया 5a प्लस बी इक्वल टू 6a माइनस 3b इक्वल 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन के आया 5a प्लस बी इक्वल टू 6a माइनस 3b इक्वल 1। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3×5 = 15 प्लस 3b इक्वल 3×2 = 6। और यहाँ से देखिए 6a माइनस 3b, ये गुणा हमने इसीलिए किया है कि 3b से 3b हमारा कैंसिल हो जाएगा इक्वल 1 के। यहाँ से 3b कैंसिल हुआ, ये आया 21। 15 और 6 21, a 6 और 1 7, a बराबर 7/21। a की जो वैल्यू आ गई 1/3। इस a का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रख दो या 2 में रख दो, जहां आपको सही लगे उसमें आप रख सकते हो। हमने यहाँ 6 × 1/3 माइनस 3b इक्वल 1, तो ये हो गया 2 माइनस 3b इक्वल 1 माइनस 3b इक्वल 1 माइनस 2। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3b इक्वल -1, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आपकी ये आ जाएगी, b इक्वल -1/-3। b का मान 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/, अब देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है ए और बी की। हमारा क्वेश्चन ए और बी में नहीं है तो उसको हम 1/x-1 इक्वल है 1/y-2 इक्वल भी, उसको हम ए और बी में निकालेंगे तो 1/x-1 इक्वल 1/3, 1/y-2 इक्वल 1/, x-1 इक्वल 3, y-2 इक्वल 3, x इक्वल 3 + 1, ये 4 हो गया, y इक्वल 3 + 2 इक्वल 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कहने का मेरा मतलब है, समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, प्रत्येक कोण उसका, प्रत्येक विकर्ण जो बाइसेक्ट होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ये चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। अब यहाँ देखिए जरा, क्वेश्चन को सॉल्व करा है हमने, दिया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जहां एडी बीडी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी और एंगल डीओए 90 अंश है। ओए बराबर हाफ एसी, एसी ओए ये है, इसका आधा एसी, ओबी बराबर हाफ बीडी। सिद्ध करना है एबी का वर्ग धन बीसी का स्क्वायर धन सीडी का वर्ग धन डीए का वर्ग बराबर है एसी और बीडी का। ये हमने इस
यहाँ से लिखा है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय को लगाया त्रिभुज ए और बी में, त्रिभुज ए और बी में। वैसे समचतुर्भुज की आकृति जो है वो ये है। ठीक है, अब त्रिभुज ए ओ बी में हमने ये उठाया, ए ओ बी, पाइथागोरस लगाई, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो ये हाइपोटेनियस है आपकी, ये कर्ण है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ बेस उसको किसी को भी मान सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो ए बी का वर्ग बड़ा ओ ए घर ओ बी का वर्ग। ए बी स्क्वायर इक्वल ओ ए बराबर हाफ ए सी और ओ बी बराबर हाफ बी डी। तो ये हो गया ए सी बट्टे ए सी स्क्वायर बट्टे 4 और बी डी स्क्वायर बट्टे 4। हमने 4 का गुणा कर दिया, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों चारों इक्वल होती है। तो ये हो गया 4 ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, माना देखिए घन जो होते हैं, आप तरह से एक तरह से पासा, जो लूडो वगैरह के गेम होते हैं उसमें जो पासा होता है, डाइस होता है, वो क्यूब के आकार का ही होता है। तो क्यूब की भुजा होती है, एवरी साइड इक्वल होती है उसकी क्यूब की। ठीक है, लेकिन अगर दो क्यूब आपस में जोड़ देते, जैसे सपोज मानो ये मैंने चित्र बनाया, यहाँ पे एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो लंबाई और उसकी मोटाई तो बराबर रहेगी, लेकिन उस सॉरी चौड़ाई और मोटाई तो बराबर रहेगी, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लंबाई बढ़ जाएगी तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए, माना घन के कोर की लंबाई a है, यहाँ पर पहले से लिखा है कि घन का आयतन 343 घन सेमी। तो घन का आयतन 343, ए क्यूब बराबर 343, ए क्यूब बराबर 7 क्यूब, ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दो घनों को मिलाने से बने ठोस की लंबाई 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 7, ऊंचाई आपकी 4। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक वेक्टर के आकार की आकृति हो गई हमारी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ये होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू को हमने यहाँ रखा और इसको सॉल्व किया, ये हमारी वैल्यू आ गई 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता। यहाँ वर्ग अंतराल की जो वैल्यू दे रखी है 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 170, 160, 170। फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है 2, 8, 12, 20, 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है हमने। यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व किया वो देख लीजिए। जब भी समांतर माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले, जब भी समांतर माध्य हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल 120, 130, 140, 150, 150, 160, 160, 170 है, बारंबारता ये लिखी हुई है। मध्य बिंदु बनाते हैं तो पहले मध्य बिंदु निकालने के लिए एक मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है। ये उच्च बिंदु, ये निम्न बिंदु होता है, ये उच्च बिंदु होता है। ठीक है, अंग्रेजी में से अपर लिमिट और उच्च सीमा और निम्न सीमा कहते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, या जितने का गैप है, अब इन नंबर के बीच में 10 का गैप है, 10 का आप आधा कर दो, 10 का आधा हो गया 5, और 5 इन प्रत्येक मेंबर में आप जोड़ दीजिए। अगर हम मेंबर में जोड़ते हैं 5 तो वैल्यू आती है 125, 135, 145, 155, 165।
अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा करिए, 120 और 130 को जोड़ लीजिए, 250 हो जाएगा। 250 में आप 2 का भाग दे दीजिए, 250 का आधा 125 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके मिड पॉइंट में ए इसको निकालते हैं, फिर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाते जाते हैं क्रम बाई क्रम, तो एक नंबर मिलता है, देखिए 10, 20, 10, 10, 20। तो यहाँ से जब हम भाग लगाते हैं तो इसे एच बोलते हैं। ठीक है, 10 से भाग लगाया, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 0, 1, 2। ठीक है, फिर एफ आई और यू आई किया, एफ आई और यू आई किया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 एकम 8 होंगे, 0, 20 एकम 20, 8 दूनी 16। इन सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, ये 50 हो गई। यहाँ पर एक्स बार यानी समांतर माध्य की फॉर्म लगाएंगे, ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई गुणा एच। ठीक है, एक्स बार इक्वल 145 प्लस 24 बट्टे 50 गुणा 10। एक्स बार इक्वल 145 प्लस 24 बट्टे 5, एक्स बार इक्वल 145 प्लस 4.8। ये वैल्यू आ रही है आपकी, 5 का हमने भाग लगाया, 4.8 आया। ठीक है, एक्स बार इक्वल 149.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी चाल जाती है। एक बात आपके लिए कंफर्म करना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश जरा करना। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारी जो रोड है, हाईवे है, वो तो फिक्स है, लेकिन हमारी गाड़ी चल रही है ना। लेकिन पानी में क्या होता है, पानी में पानी भी चलता है और जो स्टीमर है, जो बोट है, वो भी चलती है ना। तो दो दो चीजें यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ लिखा है धारा की चाल, यानी क्या चाल है, और स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमारा नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर हावर है और धारा की चाल 22 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, नाव की धारा के अनुकूल चाल x प्लस 22 किलोमीटर पर हावर, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस 22 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों, देखो जाने और आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 13 घंटे। जाने में 13 घंटे। ठीक है, 10 घंटे धारा के प्रतिकूल में 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यहाँ देखिए, समझने की जरा कोशिश करें। चाल दूरी है हमारी 30 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दूरी 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। 30 बट्टे धारा के चाल है आपकी x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल चाल है x माइनस। ठीक है, प्रतिकूल और अनुकूल आपको समझ में आ रहा है। प्रतिकूल होता है जब पानी की चाल अपोजिट डायरेक्शन में होती है, हम जा रहे हो पूरब में और पानी बह रहा हो पश्चिम में। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम प्रतिकूल। और अनुकूल होता है जैसे हम पूरब में ही जा रहे हैं, पूरब दिशा में, और पूरब दिशा में ही पानी बह रहा है, तो उसे कहते हैं अनुकूल। तो यहाँ पर देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये प्रतिकूल वाली बात है तो x माइनस वाई हो जाएगा, और अनुकूल वाले में x प्लस वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों हमने यहाँ पर लिखे हैं। जब नाव 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर 44 बट्टे एक्स प्लस वाई। प्रश्नानुसार 30 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस 44, इन दोनों को जाने आने में 10 घंटे का समय लगता है। दूसरा जो केस है उसमें देखिए जरा क्या लिखा है।
13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल क्या होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 40x-y प्लस 55x+y। इसी प्रकार हम जब करेंगे तो ये 13 घंटे लगते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों की सिचुएशन सेम है, 30/x-y प्लस 44/x+y इक्वल 10। 40/x-y 55/x+y बराबर 13। यहाँ x-y और x+y, यहाँ देखिए 1/x-y और 1/x+y, इनको दोनों इक्वेशन के अंदर ये x-y दे रखा है और x+y दे रखा है, तो हमने इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44b इक्वल 10। 2 कॉमन लिया, 15a प्लस 22b, 15a प्लस 22b इक्वल 10। ठीक है, तो ये हो गया 15a प्लस 22b इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया है, 40a प्लस 55b इक्वल 30। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एलिमिनेशन मेथड को यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 3 वाली इक्वेशन में 8 का गुणा कर रहे हैं और 4 वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 15×8 = 120, 22×8 = 76 और आपका हो जाएगा 5×8 = 40। ये हो जाएगा 40×3 = 120, 55×3 = 165 और 13×3 = 39। ये आ गया 11b इक्वल 1, b बराबर 1/11। b का मान समीकरण 3 में रखने पर 15a प्लस 22 गुणा 1/11 बराबर 5, 15a प्लस 2 इक्वल 5। तो 15a बराबर 5 में से 2 घटाया, ये a की जो वैल्यू आ रही है 3/15 इक्वल 1/5। ठीक है, यहाँ देखिए a, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद देखिए जरा, अब हमारे पास a और b की वैल्यू तो फाइंड हो गई, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो a और b में नहीं है, वो किस में है, वो है हमारा x और y में। तो 1/x-y इक्वल a, 1/x+y इक्वल b। तो 1/x-y इक्वल 1/5, 1/x+y इक्वल 1/11, x-y इक्वल 5, x+y इक्वल 11। समीकरण 5, समीकरण 6। तो यहाँ दोनों की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल 16, x इक्वल 16/2, x इक्वल 8। x का मान समीकरण 6 में रखेंगे, 8 प्लस y इक्वल 11, y इक्वल 11 माइनस 8, y की वैल्यू 3। नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर पर घंटे और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ठोस का आयतन क्या होता है, ठोस का आयतन, देखिए ठोस, ये एक तरह से यहाँ पर एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ये कटोरा लगा हुआ है ऊपर और नीचे आधा आधा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये पूरा कटोरा आ जाएगा, यानी पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, बेलन का व्यास 7 सेमी है, बेलन का व्यास 7 सेमी है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ठोस की ऊंचाई 20 सेमी, बेलन का व्यास 7 सेमी, बेलन की त्रिज्या 7/2, अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जो त्रिज्या होती है वही उसकी गहराई होती है। गोले के अंदर एक विशेष बात यही होती है कि जो उसकी रेडियस है वही उसकी डेप्थ है, या उसकी ऊंचाई है, गहराई है, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 7/2, फिर इस बर्तन की निकालेंगे तो बेलन की ऊंचाई बराबर ठोस ऊंचाई माइनस 2 अर्धगोले की ऊंचाई। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो अर्धगोले के आयतन के लिए वैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
लेकिन यहाँ पे दो गोले हैं, दो अर्ध गोले हैं, तो 2 × 2/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 2 × 2/3 22/7 गुणा 7/2, 7/2, 7/2, ये हो जाएगा 22 गुणा 49/6। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, 22/7 गुणा 7/2, 7/2 गुणा, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 13/2, 77 गुणा 13/2, ये हो गया 1001। अब बेलन का आयतन निकाल लिया, गोले का आयतन निकाल लिया, तो ठोस का कुल आयतन, दोनों आयतनों को हम जोड़ देंगे, हमारी वैल्यू निकल आएगी। दो अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन 1078/6 प्लस 1001/2, तो ये हो गया 1078 प्लस 3003/6, ये वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ ऊंचाई के दो समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थिर है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जरा देखिए, दो स्तंभ हैं जिनकी लेंथ उनकी इक्वल है, एक बिंदु है जहां से 30 अंश और 60 अंश के कोण बनते हैं, दोनों स्तंभों के बीच की चौड़ाई 100 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर h, ये दोनों की लंबाई मानी, दोनों की चौड़ाई आपकी 100 है, ठीक है, तो एक x और दूसरा 100 माइनस एक्स। त्रिभुज एबीपी में tan थीटा इक्वल AB बट्टे बीपी tan 60 h अपॉन x, tan 60 का मान √3 h अपॉन x, h बराबर √3 है। दूसरा इक्वेशन tan 30 का निकालेंगे, त्रिभुज पीसीडी में tan 30 इक्वल h अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है, 1/√3 h अपॉन 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 × h इक्वल 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू हमारी √3x है, ये यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो √3 x प्लस x इक्वल 100, 4x इक्वल 100, x इक्वल 100 अपॉन 4, x इक्वल 25 हो गया। अतः बिंदु P B से 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। h इक्वल √3x, h इक्वल √3 × 25, h इक्वल 25 √3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण एबीसी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो लिखा है सिद्ध कीजिए cos b प्लस सी इक्वल माइनस cos a। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180, तो ए धन बी धन सी इक्वल 180, बी प्लस सी इक्वल 180 माइनस ए, यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में cos का गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा cos b प्लस सी, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है cos b प्लस सी इक्वल cos 180 माइनस है, cos 180 माइनस थीटा, 180 नहीं बदलता, तो 180 माइनस ए हो जाता है माइनस cos ए, ये वैल्यू आपकी साम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 5 एंड 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 13 है। ये जो क्वेश्चन है सिमिलरिटी है बिल्कुल नाप वाले क्वेश्चन की तरह, तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले से ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सातवें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने सॉल्व किया लेकिन मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से ही आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, देख लीजिए आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ये देखिए जरा, ठीक, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। इसका ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये आधा पार्ट इधर है, ये सॉल्व हो गया, ये इधर है, सॉरी, यहाँ, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है,
एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए, रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय कर एक समान चाल से चल रही है, तो दूरी तो उसकी 360 किलोमीटर है, चाल उसकी x किलोमीटर पर घंटा है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 360 बट्टे x हो गया। इसके बाद सेकंड कंडीशन है इसकी, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए, 5 घंटे, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दे तो हो जाएगा, दूरी तो उतनी है लेकिन चाल उसने बढ़ा दी। देखो, एक कॉमन सी बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर तेज चलेंगे हम तो हम अपने तो समय से जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी समय कम खर्च होगा, और धीरे धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पर जब पहले ट्रेन जो थी वो अपनी सामान्य चाल से चल रही थी, लेकिन उसमें क्या किया, चाल, ट्रेन की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो बढ़ा देंगे तो समय क्या लग रहा, 1 घंटा कम लगा। ठीक है, जब चाल बढ़ा देते हैं तो समय कम लगता है, ये तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे लिखा है चाल हो रहा है x+5, समय हो रहा दूरी बट्टे चाल 360 बट्टे x+5। ठीक, तो 1 घंटा कम लगेगा, तो 360 बट्टे एक्स माइनस 360 बट्टे x+5 इक्वल 1। ठीक है, 1 घंटा कम का समय लगता है। वैसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, 360/x-1 इक्वल 360x+5, क्योंकि इस दूरी को जब हम चाल बढ़ा देते हैं तो इससे 1 घंटा कम लगता है, माइनस किया है, तो फिर इसको सॉल्व करके ये वाली लाइन लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, एलसीएम हुआ x+5, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया x+5, तो ये हो जाएगा 360x+5 माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व किया है, देख लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका 360x+1800 माइनस 360x, इससे ये कट जाएगा 1800 बट्टे एक्स x+5 इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 1800 इक्वल x² + 5x माइनस 1800 इक्वल 0। 1800 एकम 1800 हमें घटाकर 5 लानी है, तो 45 चौक 180 होते हैं, 45 चौका 1800 बन जाएंगे आपके। ठीक है, 45 का 40 में गुणा करेंगे तो 1800 बनेंगे, वैसे 45 चौक होते हैं 180, तो 45 में से 40 घटाते हैं तो 5 ही आते हैं। तो x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। x+45 माइनस 40 कॉमन लिया, x+45 इक्वल 0। x+45 x माइनस 40 इक्वल 0। x इक्वल -45, 40। रेलगाड़ी की चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 5 गुनी। अब देखो, एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे पहले तो एक हमें ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड दे रखी है 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी। तो ये हमने 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी का पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, जो हमने यहाँ पर बनाया है, देखो जरा। ठीक है, पहले ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में क्या है, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, फिर इसके बाद एक 6 सेमी की खींची और एक 7 सेमी की खींची, ये 7 है और ये आपका 5 है। ठीक, पटरी प्रकार से हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब यहाँ पे लिखा क्या है वो आपको ध्यान देने लायक वाली बात है। यहाँ लिखा है
पहले जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। अगर हम 5 का 3 में भाग लगाएं, 5 का 3 में भाग लगाएं तो 0.5 यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1 से कम आ रही है। क्या आ रही है? 1 से कम आ रही है। ठीक, तो कम आ रही है तो यानी इसका जो फिगर है वो अंदर बनेगा। फिर हमने क्या किया, एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई सीधी खींची और फिर उसमें 5 चाप लगाए बराबर। ठीक, ये पहले प्रकार यहाँ रखी, एक निश्चित दूरी ले ली प्रकार में और चाप लगा दिए। चाप लगाने के बाद B5 को C से मिला दिया, इसके समानांतर ये रेखा खींची और फिर इसको इससे और इसको इससे मिला दिया। ठीक, ये आपका तैयार हो गया। लेकिन इतना करने के बाद अगर रचना के चरण आपने नहीं लिखे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रचना के चरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार से 6 सेंटीमीटर दूरी भरकर एक चाप लगाया। इसी प्रकार बिंदु सी को केंद्र मानकर प्रकार से 7 सेंटीमीटर दूरी भरकर एक चाप लगाया जो बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बिंदु ए को बी और सी से मिला दिया, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना कंप्लीट हो गई। बिंदु बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण खींचा, प्रकार में एक निश्चित दूरी भरकर 5 चाप लगाए, B1 B2 B3 B4 और B5। फिर इसके बाद क्या लिखा है, B5C को बिंदु C से मिलाया, उसके समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से B3C डैश रेखा खींची। इसी प्रकार रेखा AC के समांतर एक रेखा सेट स्क्वायर की सहायता से A डैश C डैश खींची। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई। ठीक, आपको समझ में आई बात? अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हैं, रचना के चरण बिंदु नहीं लिखते हैं, और दूसरी बात मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, जो जो कार्य हम कर रहे हैं हमें उसी को लिखना है। ठीक है, जो जो कार्य हम कर रहे हैं हमें उसी को लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले संकेंद्री क्या होता है? संकेंद्री होता है जैसे एक वृत्त है, केंद्र उसका एक ही रहे। जैसे मैंने ये वृत्त खींचा, ठीक है, अब केंद्र यही रहे, एक और वृत्त खींच दिया। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कहने का मतलब है कि त्रिज्या उसकी बढ़ती जाए लेकिन उसका सेंटर पॉइंट सेम रहे, वो संकेंद्री कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया है, देख लीजिए आप इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर उसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका लंबार्धक किया, इसको इससे मिला दिया, लंबार्धक किया, फिर एक रेखांकित वृत्त खींचा। देखो यहाँ पे लिखा है लंबार्धक ओ डैश से होकर जाता है, बिंदु ओ डैश को केंद्र मानकर प्रकार से ओ डैश तक की दूरी लेकर एक रेखांकित वृत्त खींचा, ये वाला। अब ये रेखांकित वृत्त जहां पर भी प्रतिच्छेद करता है उसको हम इससे मिला देते हैं, इस प्रकार ये रेखाएं कंप्लीट हो जाती है। अब वृत्त के केंद्र ओ को बिंदु बी और सी से मिलाया, बिंदु ए को बी तथा सी से मिलाकर इस प्रकार वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।